हवाई जहाज प्रवासियों से भरा हुआ था। हर कोई एक दूसरे को अनदेखा करते हुए अपनी मंजिल की तरफ ध्यान लगाए बैठा था। लेकिन मेरी नज़र हवाई जहाज से खड़ी एक एयर हॉस्टेस मिस्र शतुजा पर बार बार जा रही थी। उसे बोलने के लिए मैंने बेल बजाई। वो भी स्माइल के साथ मेरे पास आई और बोली, सर बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। मैंने उसे देखा, जब हंसता हंसता तो वो चिढ़ जाती और मैं उसकी जगह चला जाती। सच बताऊं तो इस फ्लैट में मैंने करीब उसे 10 बार देखा होगा, लेकिन मेरा मन नहीं भरा था। पहले तो मैं उसकी पर्सनालिटी और दूसरी उसकी स्माइल, उसे देख मुझे लगा कि एक यही है बस जो मुझे प्यार से देख सकती है। मैं जब उससे बात करता तो लगता कि जिससे ज़्यादा सुंदर लड़की दुनिया में और कोई नहीं है। वो सच में बहुत सुंदर थी। उसकी करीब 24 साल थी। मैं उसे बस देखता ही रहता था और दिमाग में यही ख्याल आया कि फ्लैट में उतरकर वो मुझसे अलग हो जाएगी। वो सच में मुझे बहुत पसंद आ गई थी। मैंने कुछ ही पलों में इसमें तय कर लिया था कि उसे ही जीवन साथी बनाना है। लेकिन वहाँ कहाँ रहती है उसका क्या पता है, जिससे पूछो मैं घर आ गया, लेकिन दिमाग में वही छाई थी। सोचा था कि एयरफोर्स पर काम करते हैं तो उनसे पूछ के देखूं। तब याद आया कि मेरा दोस्त रोहित भी वहाँ काम करता है और एयरफोर्स के जाने वाले एयर होस्टेस भी उसी शहर में रहती हैं। लगा कि रोहित को फोन करके एयरफोर्स की सारी जानकारी इकट्ठा कर लूंगा। फिर सदुजा का ख्याल दिमाग में बार बार आने लगा। मेरी मीटिंग सारी खत्म करने के 3 दिन हो गए थे, लेकिन वो मेरे मन से दिलो दिमाग से जा ही नहीं रही थी। फिर रोहित का फोन आया। उसने मेरी तबीयत के बारे में पूछा। फिर मैंने उसे अपने घर बुलाया और मैंने उसे क्यों बुलाया है ये मैंने उसे साफ साफ बता दिया। मैंने मिस तनुजा नाम एयर होस्टेस की सिंगापुर की फ्लैट में देखा था। बहुत ही सुंदर थी। मुझे उससे बात करनी है। इस घर में वो कहने लगा कि अरे यार, तुझे लड़कियों की क्या कमी है कि एक हॉस्टल के पीछे लग गया है। मैंने कहा ऐसा नहीं, इस बार मैं बहुत ही सीरियसली कर रहा हूँ। मुझे उससे शादी करनी है। ये सब मैं बिना वजह नहीं कर रहा हूँ, सच में यार। इस बार मुझे सीरियसली वो लड़की बहुत अच्छी लग रही है यार। इस बार रोहित कुर्सी पर से उठकर कहने लगा कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। तुम किस लड़की की शादी करना चाहते हो जो दिन भर सिर्फ आदमियों के सामने हंसकर अपनी तबीयत के बारे में पूछती रहती है और चाय देती रहती है। हाँ तो उसे गलत क्या है? वो सिर्फ लोगों की सेवा करती है। अस्पताल में परिचारिका भी तो कहीं काम करती है ना। तुम लोग उनका तो बहुत आदर करते हो, फिर एयरस्ट्रोट के को अंदर क्यों नहीं? ये सुनते ही रोहित ने बोलने का सिर बदल लिया। कहने लगा कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें उसे मिलने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बस शादी करने की मत सोचो। तब मैंने कहा कि मुझे सदुजा नाम की उस लड़की के बारे में जानना है। अगर कुछ बता सकते हो तो बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ, पर असली दिक्कत ये नहीं है। तुम्हें शादी के बाद सब पता चल जाएगा और ये सिलसिला शादी तक पहुंचने ही या ठीक होगा। और इतना कहकर रोहित वहां से चला गया। शाम को फिर से रोहित का फोन आया। मैंने कहा हाँ बोलो, क्या काम है? मुझे त्रजा के बारे में सब पता चल गया है। वो एक माध्यमिकी परिवार में आती है और अभी बस 1 साल ही हुआ है उसे नौकरी करते हुए, लेकिन इस साल 1 साल में उसकी काफ़ी तरक्की कर ली है। अब तो उसकी जीवन शैली एकदम भी बदल गई है। मैंने कहा कि मुझे अभी पूरी नाम याद नहीं आ रहा। उसकी आंखें नीली हैं जैसे कोई डूब जाए मुझमें। मिली उसकी आंखें नीली है, वो लेंस लगाती है। मैंने फिर कहा कि वो बहुत सुंदर है, लगता है तुम्हें जलन हो रही है मुझसे। ये सुनते ही रोहित हंसने लगा और कहा कि जलोगो तुम? मैंने घबराते हुए पूछा कि क्या क्या कहना चाहते हो तुम? कुछ नहीं, बस एक बार शादी कर लो फिर पता चल जाएगा। मैं चुप हो गया। उस अच्छा, मुझे तुर्जा का नंबर मिलेगा या नहीं? मुझे उससे बात करनी। हाँ हाँ वो ज़रूर तुमसे बात करेगी। तुम उससे शादी को करो या मत करो। रोहित मुझे काफ़ी बातें बताने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं रखना था। मैंने तुर्जा का नंबर लिया और फुल सेव कर लिया और उसको खुद से उसे मैसेज किया। उसे मैसेज देखकर रिप्लाई भी किया। कौन हो तुम? तुम उन लोगों में से तो नहीं है जो फ्लैट के बाद नंबर लेकर मुझसे पहुंचने की कोशिश करते हो? अगर ऐसा कुछ होगा तो मुझसे दूर हो रहो। शत्रुजा के ऐसे बोलने से रोहित जो कुछ मुझे उसके बारे में बताया सब कुछ झूठ लग रहा था और इस चीज की मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं मन ही मन उसके बारे में सोचकर खुश होते जा रहा था। धीरे धीरे हम दोनों की बातें होने लगी। मैंने एक ही सांस में उसे कह दिया कि मुझे तुमसे शादी करनी है। ये सुनकर वो मुझसे कहने लगी, तुम्हें तुम मुझे तुम्हारे बातें पसंद आई, वरना आजकल के लोगों को तो बस हम जैसी लड़कियों के सिर्फ दोस्ती करनी होती है। मैं उसे कहा कि मुझे
तुम्हारे सोचने और तरीका बहुत पसंद है। हाँ, लोग आपके बारे में अलग-अलग तरीके की बातें करते हैं और जो किसी भी लड़की को ये पसंद नहीं आएगा। सतुजा के बोलने से उसके विचार जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो पढ़ी-लिखी और सेटल बहु लड़की लग रही थी। मेरे साथ बात करने के बाद वो कहने लगी कि इन सब के बारे में अपनी माँ से बात करेंगी। मुझे लग रहा था जैसे वो मुझे पहले से ही जानती है, लेकिन वो कुछ पता नहीं रही थी। मैंने उसे साफ कह दिया था, तुम जैसे कहोगी वैसे ही होगा, और फ़ोन रख दिया। मैंने उस दिन भर उसके बारे में सोचे जा रहा था। दूसरे दिन उसके फ़ोन करके बताया कि उसकी माँ को मुझसे मिलना है, और ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मैं तैयार होकर तुरंत उसकी माँ से मिलने पहुंच गया। मैं मेरी गाड़ी से बाहर उतरा, जैसे देखकर सतुजा की माँ बहुत प्रभावित हुई, और मैं अंदर गया जब उसकी माँ कहने लगी, बेटा तुझे के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं राजी हूँ इस रिश्ते के लिए। हाँ, बस हमारी एक शर्त है। इतना सुनने की ही मैं प्रत्याशित नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। वो कहने लगी, हमारी बस इतनी ही शर्त है कि शादी के बाद तुम भी इसे काम करने दोगे। शादी के बाद भी उसका नौकरी करना, इस पर तुम सवाल नहीं उठाओगे। उसे बस अभी 1 साल ही तो हुआ है नौकरी करते हुए, और उसकी भी एक इच्छा है। ये सुनकर वो मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस इस बात से मेरी बात सुनकर तुझे खुश हो गए और कहने लगी, थैंक यू सो मच। और अब मुझे यकीन हो गया कि तुम एक संभल और स्थिर व्यक्ति हो। मेरी इस शादी के लिए हाँ है। ऋतुजा की मेरी बात सुनकर इतनी खुशी हो गई थी मानो वो मेरी राह देख रही हो। मैंने भी उससे प्यार को समझा और शादी की तैयारी हो गई थी, क्योंकि मैं बड़ी से बड़े दिनों के लिए लड़की ढूंढ रहा था और मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। वो भी बहुत खुश हुई और कहने लगी, हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम्हारा घर बसे। पर जब उन्हें पता चला कि सतुजा एक एयर होस्टेस है तो उन्होंने मना कर दिया और कहने लगे वो घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगी। मैंने कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा और थोड़ा बहुत ही भी देख लूँगा, और मुझे आज की ख़यालात की लड़की मिली है। आप ना मत कहिए। बहुत समझाने के बाद वो दोनों राज़ी हुए। मैंने सोच रखा था कि एक तरफ मैं उसे काम करने दूँगा और दूसरी तरफ मैं अपने प्यार से उसे समझा कर उसे नौकरी से आज़ाद कर दूँगा, क्योंकि मुझे वो अब लोगों की सेवा करे यह अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो इश्क एक रईस अरबपति की पत्नी होने वाली है। महीनों बाद हमारी शादी की तारीख तय हुई। तनुजा पूरे स्टाफ को बता दिया था कि और जब रोहित को ये पता चला तो उसे तो धक्का ही बैठ गया था। वो मुझसे कहने लगा कि विनीत, तुम बहुत गलत कर रहे हो। इतनी क्या जल्दबाजी है, कम से कम 1 साल भर तक रुक जाते। उसने पहचानते हुए दिनों में कितने हुए हैं। मुझे उसकी बातें सेहन हुई और कहा कि अगर अब और कुछ मेरी पत्नी के बारे में कहा तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म हो। चुप हो गया, पर पता नहीं क्यों उसका इस शादी के लिए विरोध ही था। फिर भी अपनी दोस्ती की खातिर शादी में आया। सतुजा ने काफ़ी लोगों किसको शादी में बुलाया था, जिनसे कुछ तो अमीर थे, कईयों में मैं भी पहचानता था, लेकिन उसने मिलने के लिए मुझे कई बार बहुत इंतज़ार करना पड़ता था। ये लोग किसी का भी फ़ोन नहीं उठाते थे। फिर सतुजा की शादी में तो मुझे ही हैरानी हुई थी। सतुजा को नौकरी में बस 1 ही साल हुआ था, और 1 साल में इतने बड़े लोगों को पहचान बनानी ये आसान नहीं था। जिन्हें मैं काफ़ी समय से जानता था, उनमें से कई तो 60-70 साल के थे। मुझे लगा कि अगर सतुजा के अगर किसी भी गलत संबंध होंगे तो 1 या 2 से होंगे, लेकिन यहाँ आने वाले सिर्फ व्यापारी थे। मैंने अपना मन साफ किया। रोहित ने बताते हुए कही नहीं कि मेरे दिमाग में घूम रही थी, पर मुझे कुछ भी करके उसे विश्वास नहीं करना चाहता था। हम दोनों की शादी हुई और मुझे सब कुछ अपने जैसा ही लग रहा था, लेकिन शादी के 1 हफ्ते बाद ही सतुजा में के बदल आने लगा। एक दिन मुझे मेरे दोस्त को फ़ोन करना था और मेरे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। मैं सतुजा का फ़ोन मांगा तो उसने कई सवाल करके मुझे फ़ोन दिया। मुझसे ऐसे लग रहा था मानो वो मुझसे कुछ छुपा रही है। ऐसी पहली बार हुआ था, इसलिए मैंने भी ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार जब मैंने अपना फ़ोन मांगा तो उसने बहाने बनाकर टाल दिया, पर मुझे अपना फ़ोन नहीं दिया। ये सिलसिला कई बार हुआ। मुझे उस पर शक होने लगा, ज़रूर वो किसी से बात करती होगी जो जॉब भी कर रही थी। लेकिन जब वो तनख्वाह मिली तो मुझे ये बात खटकी, क्योंकि 1 महीने के अंदर ही हमारी शादी हो गई थी और 30 तारीख को तनख्वाह मिल गई थी, ऐसा उसने बताया। मुझे ये भी पता था कि किसी भी एयर होस्टेस की शादी के लिए 15 दिन से ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती है। फिर तुझा घर बैठे तनख्वाह कैसे ले रही थी, जब उसे नौकरी
करे 1.5 महीना हो गया था। कई बातें मुझसे अजीब भी लग रही थी, पर मुझे शक नहीं करना था क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और मेरे सारे दुख परेशानी दूर कर रही थी। मैंने उसके सामने कुछ नहीं कहा। एक दिन मैंने उससे बाथरूम में किसी से बात करते हुए सुन लिया। जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो वो चुप हो गई। इसका मतलब उसके मन में कुछ और चल रहा था। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो बोलते-बोलते मैंने उससे पूछा कि फ्लैट कब जाने वाली हो? संडे को। लेकिन संडे तो फ्लैट जाती नहीं है। 1-2 फ्लैट जाती है और सिर्फ मुझे स्पेशल फ्लैट के लिए बुलाया गया है, उसने कहा। इस पर मैंने उससे कुछ भी कहा नहीं कि मैंने भी फ्लैट की बुकिंग कर रखी है। मेरा सिंगापुर आना जाना रहता ही था, काम में सिलसिले में, कभी दिल्ली तो कभी सिंगापुर या कभी मुंबई। मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने कुछ भी सतुजा को पता होने नहीं दिया। फ्लैट के एक दिन पहले ही वह बहुत आस्त लग रही थी। मेरे समझ में आ गया था। दूसरे दिन वो इतनी आस्था लग रही थी कि उसके खाना तक नहीं खाया और ना ही मुझसे बात की। जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, शादी के बाद की पहली फ्लाइट है, सोच रही हूँ जाओ या नहीं। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? और मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। अरे हाँ, मेरी भी तो फ्लाइट है। इतने सुनते ही सतुजा के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। तुम्हारी फ्लैट कैसे हो सकती है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था। वो थोड़ी देर चुप हो गई, फिर पूछने लगी, कहाँ जाना है तुम्हें? दिल्ली में, सिंगापुर, तुम्हें को तो पता है ना, काम के सिलसिले में मेरा आना जाना लगा रहता है। वो बेचैन सी लग रही थी, फिर कहा कि ठीक है, और अंदर जाकर किसी से बात करने लगी। और उसके बाद तो उसका चेहरा टेंशन में लग रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हें? नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा। जिस दिन मेरी पत्नी जाएगी मैं तभी जाऊँगा। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे मेरे साथ नहीं, मेरे बिना जाना था। मैं उसके पीछे हाथ धोकर पीछे लग गया था। फिर से कहने लगा कि जिस दिन तुम जाओगी मैं भी उसी दिन जाऊँगा। ये सुनकर कहने लगी, अब मुझे और ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी कैसी? मैंने पूछा। कहने लगी कि अब मैं 2-3 दिन खाना नहीं खाऊँगी। फ्लैट कभी-कभी लंबे सफ़र की होती है, तो ऐसे में दिन सफ़र में अजीब सा होने लगता है। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे, बस अपना ध्यान रखना। अगर तुम्हें इस नौकरी से दिक्कत आ रही है तो अपनी कंपनी ज्वाइन कर लो। मैंने हंसकर कहा। इस पर कहने लगी कि तुम बाजार जा रहे हो, मेरे लिए ऑलिव ऑयल लेना आना। ऑलिव ऑयल के उसका क्या करोगी? कहने लगी कि मुझे पेट में मालिश करनी है। मालिश? कब से ये काम करने लग गई हो? अरे नहीं, कोरियन लोग करते हैं जिसकी में भूख न लगे। मेरी ये बात कुछ समझ में नहीं आई। मैं चुप हो गया और बाजार से उसे ऑलिव ऑयल लाकर दे दिया। वो खुश हो गई और कहने लगी कि ये सही है, अब मैं अपने पेट की मालिश कर सकती हूँ और सो जाती हूँ। तुम्हें दूध पीना है तो पीकर सो जाओ। मैं बाथरूम में गई और मुझे लग रहा था वो उल्टा ही कुछ कर रही थी। उसने अपने साथ गर्म पानी की बोतल भी ले गई थी, जिसकी उद्देश्य मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब वो बाथरूम से बाहर आई तो उसकी आंखें में आंसुओं से भरी हुई थी। कहने लगी कि मुझे लगा ये ठीक है, पर ये आसान है। मैंने पूछा कि किस बारे में कह रही हो? तुम करो कुछ नहीं, मेरी फ्लाइट आसान है, ये कह रही थी। मुझे कुछ चिंता लग रही थी। उसके बहुत कहने पर मैंने सोने चला गया और मुझे सुबह जल्दी ही उठना था क्योंकि हम दोनों की फ्लाइट थी। लेकिन बाद में एक बहुत अजीब बात हुई कि तनुजा मुझे फ्लाइट में नजर ही नहीं आ रही थी। फ्लाइट लैंड होने से पहले ही मैंने उसे फोन मिलाया तो कहने लगी, मैं केबिन ग्रुप के पास ही हूँ, तुम आराम से बैठो। अब मैं सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे फ्लैट की एयर होस्टेस हूँ, थोड़ा धीरज रखो। मैं शांत हो गया। पूरी फ्लैट में वो बस एक बार ही मेरे पास आई और उसने उसकी यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। उसने अलग ही कपड़े पहन रखे थे। कहने लगी कि मैं पहने लगूं यूनिफॉर्म, तुम चिंता मत करो। लेकिन एयरफोर्स की अवस्था चुप नहीं बैठती। तुम कुछ लोगों की नज़र सिर्फ तुम पर थी, जिसका तुम सिर्फ निरीक्षण कर सकते हो, पर वो तुम्हें कुछ बताते नहीं। सिंगापुर उतरते ही एक आदमी तुझा को ढूंढते ढूंढते आ गया। उसे देखकर उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने कहा कि आप हमारे साथ आइए, हमें कुछ इंक्वायरी करनी है। मैंने उससे कहा कि मेरी पत्नी एयरोस्टेट है। फिर उसने, यूनिफॉर्म कहाँ है? अगर आपको कोई दिक्कत है तो एक महिला को के साथ ले आया हूँ, वो उसके साथ जाएगी। मैंने कहा कि आप मुझे भी ले चलो अपने साथ। नहीं सर, आपको बाहर इंतजार करना होगा, आप चिंता मत कीजिए। और वो मेरी पत्नी को ले गए। सिंगापुर की व्यवस्था मुझे अच्छे से पता थी। ये लोग महिला का अपमान करने वाली पुलिस नहीं थी।
करीब 3 घंटे मेरी पत्नी उसके साथ थी और फिर उसे अस्पताल में ले जाया गया। मैं ये सब बस देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे रोहित का फ़ोन आया और बताने लगा कि मुझे एक आदमी का फ़ोन आया था और बताने लगा कि तुम्हारी पत्नी हीरोइन के मामलात में पकड़ी गई है। बीते 1 साल में पुलिस उसे ढूंढ रही थी, पर वो उनकी पकड़ में से बाहर थी क्योंकि वो उसके लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कर रही थी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। पता चला कि आज 1.5 किलो हीरोइन को कैप्सूल खाकर वो सिंगापुर जा रही थी, जिसके बदले उसे बहुत पैसे मिलने वाले थे। वो अमीर लोगों का हक अड्डा बन गया थी। वो एक बात का शक मुझे पहले ही आ गया था। मैंने फ़ोन तो रख दिया। मैं सिर्फ निषिद्ध थी। मैं अपनी पहचान और पैसे में बल पर अपने उसने बारात बुला लिया और उसे 1 साल की सज़ा सुनाई। मेरी इच्छा होकर मैं भी उससे बात नहीं करता था क्योंकि मुझे पता चल गया था बड़े-बड़े उद्योगपति बिना वजह लड़कियों को अहमियत नहीं देते, उनका इस्तेमाल करते बने। इसलिए कमेंट करके अत्याचार उसकी कोई मर्यादा